देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था तुम्हें, मैट्रिसेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के दिनों में, तो हमें दो चीजें दिखाई दी। जब भी हम कभी एक कोई भी हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें से निकलने वाली जो एनर्जी थी वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही थी। पहले ऐसा माना जाता था, 20th सेंचुरी में माना जाता था कि कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिला कि मतलब जितनी भी बॉडीज होंगी पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इससे कंक्लूजन ये निकाला गया, जितनी भी बॉडीज होंगी वो सारी कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को एमिट करती हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़े हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो हमें पता लगा जो क्वांटम सिस्टम से निकलने वाली रेडिएशंस हैं वो एक्चुअल में डिस्क्रीट फॉर्म में, और साथ ही साथ एक तो डिस्क्रीटनेस प्रॉब्लम आ गई, मतलब ये चीज को हटाना पड़ा हमें, हमेशा ये ट्रू नहीं होती है। एक डिस्क्रीटनेस प्रॉब्लम आ गई, और दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि ये जो एनर्जी है ये रैंडमनेस प्रोबेबिलिटी बट सम रैंडमनेस बट प्रोबेबल, मतलब कुछ एनर्जी के निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी एज कंपेयर टू अदर के। तो दो प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, इसको कैसे करें सॉल्व? यही है क्वांटम मैकेनिक्स की बिगिनिंग। जब हमने एक्सपेरिमेंट किए, दो प्रॉब्लम हमारे सामने आई, डिस्क्रीटनेस जिसको मेनली प्लैंक ने सॉल्व किया सबसे पहले, और दूसरा हमारे पास रैंडमनेस, जहां से मेन क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई। ये रैंडमनेस प्रॉपर्टी को कैसे करें? कुछ एनर्जी जो है वो ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा E1 प्लस बीटा E2। इसका मतलब है ये बीटा अगर बड़ा होगा तो इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इस अगर अल्फा छोटा है तो इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन एनर्जी निकलेगी डिस्क्रीट फॉर्म में, इनके अलावा कोई एनर्जी नहीं होगी, ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूं। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से निकलने वाली एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, पैकेट्स की फॉर्म में होगी, और वो पैकेट्स में कुछ पैकेट के निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू दूसरे पैकेट्स के निकलने की। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जिनको मैं यूज करूं ताकि मैं रिप्रेजेंट कर पाऊं इन दो चीजों को? सबसे पहले रैंडमनेस की चीज को हमने सॉल्व किया था। पहली बात तो हमें कोई साधारण सा ऐसे वाला फंक्शन तो चाहिए नहीं जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, सारी वैल्यूज पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है सारी लेता हो, ऐसा नहीं चाहिए हमें फंक्शन। हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए, ऐसा कोई फंक्शन, लेटस उसका नाम है फंक्शन का राजन। ऐसा फंक्शन चाहिए, इसको मिलाना है हमें वीना से, समझ गए ना? वीना मतलब यूनिवर्स से। तो ये राजन ऐसा फंक्शन होना चाहिए सच दैट, क्या इस पे स्पेशलिटी हो कि कुछ चीजें निकलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मान लो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, एम या ई ए एनर्जी निकल सकती है, ई बी निकल सकती है, ई सी निकल सकती है, ई डी निकल सकती है। बट ई ए निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इससे बाकी से, ठीक है? ए जो है ये आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा। डायरेक्ट ए से ही प्रोबेबिलिटी निकालने पता नहीं, बस हमें इतना पता अभी के लिए कि ए का यूज करके मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं ई ए होने की, बी का यूज करके मैं ई बी एनर्जी निकलने की प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं, अप टू सोन। ऐसी कौन सा टूल है? इनके बीच में कोई रैंडम ऑपरेशन है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट कोई रैंडम ऑपरेशन है। लेकिन ऐसी चीज तो मैंने तुम्हें बताई थी, याद करो, ऐसी चीज मैंने तुम्हें बताई थी, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर अलजेब्रा। जब मैंने वो प्लेलिस्ट तुम्हें बताई थी मैथमेटिक्स फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, वहां पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, और आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी तो ऐसे बता, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वैसा ही तो कुछ यहां पे भी किया मैंने। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लिखा था मैंने, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं, अलग एक्सिस पे अलग एक्सिस पे है। ऐसा ही यहां पे भी, इसके होने की प्रोबेबिलिटी यहां बताएगा ये, इसके होने की प्रोबेबिलिटी ये बताएगा। तो आयोटा इसमें क्यों नहीं आया अभी तक? आयोटा भी आएगा कुछ पर्टिकुलर सिस्टम्स के लिए, हमें जैसा स्पिन का यूज करना होगा तो आयोटा भी उसमें अपने आप नेचुरली देखना आएगा, ठीक है? कोई हमें बीच में डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम जैसे हमें कभी भी सिस्टम को 90 डिग्री पे घुमाना होगा अपने आप आ जाएगा, देखते जाओ। तो ये हमारे पास एक चीज तैयार हो गई, इसे हम बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, और हमने दोनों ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। सबसे पहला रैंडमनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कुछ भी हो सकता है इसमें से, है ना? इसके होने की प्रोबेबिलिटी बी से मिलेगी, इसकी सी से मिलेगी, इसकी डी से मिलेगी। मान लो मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, सबसे ज्यादा ए आ रहा है, इसका मतलब इसके होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट
इट इज रैंडम, ये भी हो सकता है, होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिविटी है, तुमने कोई एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, तब कितनी देर में वो रेडियो एक्टिविटी होगी उसकी, या कितनी देर में वो रिलीज करेगा पर्टिकुलर रेडिएशंस को भी, आई एम नो आइडिया, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अल्फा रे एमिट करेगा, बीटा रे एमिट करेगा, गामा रे। शायद तुमने कभी एटॉमिक बॉम्ब बनाया नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे, ठीक है, गलत मत समझना, मैं ये काम नहीं करता हूं अपने बैकयार्ड में बैठ के, कहीं पता लगे अपने पीछे जो मैंने बना रखा है एक खाली कमरा था उसमें भाई साहब वही सब बना रहा हूं, बतानी नहीं है बात, ठीक है। सो दिवाली का पटाखा तो कभी हमने बनाया नहीं, बट पता सारा हमें भाई साहब, पता सारा हमें। एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, रुको। अच्छा, फायदा यही होता है जस्ट साथ में अपनी वो लाइब्रेरी या फिर वो अलमीरा बनाने का। देखो, न्यूक्लियर वेपन्स इस बुक में मैंने पढ़ा था, न्यूक्लियर वेपन्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, पढ़नी हो तो इसको पढ़ सकते हो। तो वापिस आते हैं अभी इस पे, रैंडमनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, डिस्क्रीटनेस कैसे लेके आए? ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6, जिसको काउंट कर सकते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट तो मैंने देखे हैं मैट्रिसेस, जिसमें यहां पे ए बी सी डी ई एफ आई जे के 9 ही तो एलिमेंट्स है ना, 9 ही तो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है हमें। इसके लिए इसका आंसर है मैट्रिसेस, और इसका आंसर हमें दिखाई दे रहा है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही तो मैट्रिसेस की नोटेशन यूज करते हैं, है ना। लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस की नोटेशंस हम यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, यहां पे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज, है ना। याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हिल्बर्ट स्पेस, विच इज इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो कि इनफाइनाइटली मेनी स्टेट्स में हो सकता है। जैसे पोजीशन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे है पता नहीं, इनफाइनाइटली मेनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, कहीं पे भी हो सकता है, जब तक मेजरमेंट ना कर ले। बट जब तक मेजरमेंट नहीं कर रहे, इट कैन बी एनी स्टेट फ्रॉम इनफाइनाइट स्टेट्स। ऐसे स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं, जो कि इनफाइनाइट डायमेंशनल है। अगर तुम सोच रहे हो ये इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब, ये तो स्ट्रिंग थ्योरी तो 10 12 डायमेंशन देखती है, 24 25 डायमेंशन में वर्क करती है, तब तुम उसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं। हिल्बर्ट स्पेस में तो इनफाइनाइट डायमेंशन है। अरे बाबू, इसका मतलब तुम वो सीरीज नहीं देख के आए हो, ये वो वाले डायमेंशंस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बढ़िया। मतलब एक सर्कल के अंदर ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट, ये और ये दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, समझ पा रहे हैं? वही सारी चीजें अभी मेरे को तुम्हें बतानी है। एक यूनिट सर्कल के अंदर सारा का सारा रिप्रेजेंट करना है, और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कितने नेचुरली अब यूज होने वाले वो तुम्हें पता लगेगा। अब हमें एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि मैट्रिसेस क्यों आ रही है गेम में, क्योंकि हमें डिस्क्रीटनेस की प्रॉपर्टी को सॉल्व करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मुझे एक सर्कल के अंदर सारी की सारी क्वांटम कंप्यूटिंग तुम्हें सिखानी है। या फिर मान लो 3 डायमेंशन में जाना, तो एक स्फेयर के अंदर, यूनिट स्फेयर के अंदर रेडियस 1 होगी, हमेशा याद रखना। तो मैं इसके अंदर काफी सारी स्टेट्स बना सकता हूं, सारी की सारी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओरिजिन से पास होती हुई, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि थोड़ा सा, हाँ यार, इट इज स्टार्ट हो गया सेंस बनाना, ये सारी की सारी चीजें। मैट्रिसेस के बारे में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आई एम एज्यूमिंग कि थोड़ा बहुत मैट्रिसेस तुमने पहले पढ़ा हुआ है। कभी भी हमारे पास ऐसी अभी मैंने बनाई थी, m क्रॉस n लिखा हो कभी भी यहां पे, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं, तो जरा वीडियो पॉज करके सोचना इसके लिए क्या लिखूं यहां पे, 1 को 3, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स ए बी सी, इसको क्या लिखूं, इसको लिखेंगे 3 1, 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है। रो, ये जो मैट्रिसेस हैं और ये जो मैट्रिसेस हैं, इनका हमने यूज किया था कैट और ब्रा नोटेशन के लिए, याद आया कुछ, ये मैंने बताया था, याद करो, कैट और ब्रा नोटेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कभी साई लिखना हो, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, रिप्रेजेंटेशन की नोटेशन है, क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा में जाने वाले हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा बीटा, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा पता लग रहा होगा। और अगर मैं डिफरेंट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ मैं यहां पे ये ली है, एक 2 रोज है, 1 कॉलम है, ये मैट्रिसेस ली है। अगर मुझे ये कैट वेक्टर होता है, अगर मुझे ब्रा वेक्टर देखना है, तो उसके लिए मुझे ऐसी नोटेशन लिखनी होगी। मैंने तुम्हें बताया था, कैट वेक्टर अगर स्पेस में मिल रहा है किसी,
तो ब्रा वेक्टर उसके ड्यूअल स्पेस में मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखी। आई एम एज्यूमिंग वो देख के आयो यार, वो मैंने कहा था पहले, रिकमेंडेशन दी थी। तो एम क्रॉस एन है, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम उन्हीं को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो जो ये कंडीशंस फॉलो करे, ऐसी। ठीक है, एम क्रॉस एन और एन क्रॉस पी, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका मतलब पहले वाले की कॉलम्स दूसरे वाले की रोज अगर सेम है तो यू कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा होता है। एक बार एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 0 i माइनस आई 0 मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं सेम सेम वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, इसके बाद दूसरा लेता हूं कोई एग्जांपल। सबसे पहले क्या करना होता है, आई होप थोड़ा सा याद होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो अपने पास आंसर आएगा 0 को 0 से खत्म, इसको इससे करेंगे आई, इसको इससे करेंगे तो खत्म, क्योंकि 0 को इससे, 1 को 0 से, इसको इससे करेंगे खत्म, इसको इससे करेंगे तो माइनस है, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये 3 क्रॉस 3 की है, अगर मैं इसे किसी भी 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापिस वही आ जाएगी। ठीक है, इसलिए। और इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 1 0 1 से, विच इज 3 क्रॉस 1। ये देखो ये सेम है ना, 3 क्रॉस 2 से भी कर सकता था, बट अभी मैं ये एग्जांपल लेके चलता हूं। इसको इससे करो, 1 को 1 से करोगे 1 0 और ये भी 0 तो बचेगा 1, इसको इससे करोगे तो आंसर आएगा 0, इसको इससे करोगे आंसर आएगा 1, ये तो सेम ही वापस मिल गया, यही तो कहा था। अगर इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही मिलेगा। समझ गए, बढ़िया। कुछ स्पेशल सा नहीं दिख रहा तुम्हें? ऐसी मैट्रिसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जरूरी नहीं हमेशा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और भी ऐसी मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी मैट्रिसेस जिससे मैं किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं और वापस वही मिल जाए। इट हैज वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट, सॉरी इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हार्ट में बहुत स्पेशल प्लेस है, जिसके बारे में भी बताता हूं, बट आई होप कि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले की दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से अगर इक्वल है तो अपना काम चल जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा यहां पे जो इसे लेके आया हूं वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम आगे वाली जो मैट्रिसेस लिख रहे हैं एम क्रॉस एन एन क्रॉस पी, ये जो हमारे पास आगे लगाते हैं इसको ऐसे समझ लो, दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसका यूज करके मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। जैसे अभी के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया था इससे पहले, वो 101 ही वापस आ गया था, अभी जो मैंने जस्ट पीछे एग्जांपल लिया था। इसका मतलब उसने ट्रांसफॉर्म कैसे किया, इसे वैसा ही रखा, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। या फिर हम इसको दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। कोई ऐसा भी तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है जिसमें एलिमेंट बाद में सेम आए, जैसे ऐसा आंसर आ गया, मान लो यहां था 101, कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, उसका नाम मैं ए दे रहा हूं, जब मैंने ए को इससे मल्टीप्लाई किया आंसर आया 202। इसका मतलब अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता तो आंसर बचता 101, है ना? क्या समझ रहे हैं हम यहां से? इसका मतलब ए को अगर, इसका नाम मैं दे देता हूं वी, किसी वी से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिल रहा है? ये बड़ी स्पेशल चीज है, याद रखना, दिस इज द हार्ट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंसर हमें मिल रहा है वी ही दोबारा, बट एक चीज मिल रही है लैम्डा। लैम्डा मतलब एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, या फिर इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अभी के लिए इस पे ही रहते हैं। ये जो हमारे पास है दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसने इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया सच दैट इसकी लेंथ बढ़ गई बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा, या घट गई बाय फैक्टर ऑफ लैम्डा। अगर लैम्डा 1 से बड़ा हुआ तो बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसने इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, वी का वी ही रहा। अगर ये v था हमारे पास, ये v ही रहा। अगर तो ये लैम्डा पॉजिटिव है तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, और अगर ये लैम्डा नेगेटिव है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये लैम्डा इमेजिनरी है तो ये 90 डिग्री पे घूम जाएगा। अब समझ गए होंगे तुम थोड़ा सा, है ना? थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि ये इसका यूज तो आ रहा है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, अपने आप आएगा इमेजिनरी नंबर इसके अंदर। तो हम कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, कुछ तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे कि आंसर में यहाँ पे आयोटा आ गया। इसका मतलब स्टेट जो है वो 90 डिग्री घूम गई है, और 90 डिग्री घूमने का मतलब हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट स्टेट हमें एक मिल चुकी है। एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वैसा ही कुछ शायद इंडिपेंडेंट सी चीज मिल रही है। बट इससे बहुत ज्यादा डीप बातें बताने वाला हूं, रुक जाओ अभी। ये जो हमारे पास है दिस इज आइगन वेक्टर, नाम है जस्ट, अभी के लिए ऐसे समझो सिर्फ नाम है। आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ रहा है ये वीडियो में, ठीक है। और ये जो लैम्डा है दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू, EIGEN, ठीक है, आइगन वैल्यू। और दिस इज अगेन आइगन वेक्टर। तो बड़ी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं, जिससे जो वेक्टर है, जो ये हमने इसको मैं वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है, दिस इज वेक्टर, जिसको अभी मैंने वो कैट और ब्रा से डिनोट किया था ना, वही वही चीज, कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है छोटी छोटी सी चीजें, विच इज, ऐसा भी तो हो सकता है जब हमें जो आंसर मिले वो सेम ही आ जाए, हमने ऑपरेट करा वी पे और वी ही मिल गया, लैम्डा की वैल्यू 1 ही आ रही है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है आइडेंटिटी के केस में, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी मजेदार है भाई साहब, ये भी बढ़िया चीज है ना, बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज आती है विच इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब मान लो आयोटा हमारे पास इन्वॉल्व हो गए, हमने पढ़ा स्पेस में इमेजिनरी नंबर मिलते हैं और उसके ड्यूअल स्पेस में उसके कॉन्जुगेट मिलते हैं, अभी अभी तो पढ़ा है ना। इसका मतलब है ये जो z है और ये z स्टार, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट वाली बहुत ज्यादा काम में आ रही है ना अपनी बात, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अल्फा EA और बीटा EB अप टू सोन, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आपस में कुछ लेना देना नहीं है। देर आर इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस E, कौन सा मिलेगा हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी पता है, एग्जैक्ट नहीं पता। समझ गए कितना ज्यादा डीप और कितनी ज्यादा मजेदार सी चीज है। और ये अपने पास आ गया z स्टार, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आगे मैं बताने वाला था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में बताऊं छोटी सी और चीज, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कभी हमें ऐसा भी ऑपरेशन, इसके यूजेस आगे जाके बताऊंगा, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो, कभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें उसका ट्रांसपोज लेना पड़ गया ABCD, तो ऐसा समझो ऐसे एक बॉक्स पड़ा था, इसको हमने ऐसे रख दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। अगर हम इसको 90 डिग्री नहीं, ऐसा समझो बस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। 90 डिग्री वाला ठीक है, कभी कभी समझ नहीं आएगा तो इसलिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ACBD, इसको इसमें चेंज कर दिया, बस दैट्स इट। 3x3 की अगर मैं दिखाऊं ऐसा कुछ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं तो 101 इसको इसमें, फिर 0000000, ऐसा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास ट्रांसपोज। एक और चीज है कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर मान लो हमारे पास आयोटा 2+i 3+i, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कुछ ऐसे बार सी लगा दिया हमने इसके ऊपर, अगर ये मैट्रिक्स को मैंने A मान लिया तो A का ऐसे लिख दिया, ठीक है, या इस पर स्टार भी डाल सकते हैं, दूसरी नोटेशन स्टार, जो मर्जी नोटेशन यूज कर लो। A स्टार में निकालना चाहता हूं तो ये बन जाएगा, I को -i से रिप्लेस कर दो एंड दैट इज इट, इतना ही, -i 2 -i 3 -i, बस इतना ही। अगर तो पहले मैं अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो तरह के यूनिवर्स है अपने पास, एक रियल और एक इमेजिनरी। याद रखना अभी अभी बताया था मैंने, रियल इमेजिनरी दो तरह के यूनिवर्स हैं जिसमें हम रह सकते हैं। पहले रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में हमारे पास, और ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी वर्ल्ड, ध्यान से यहां पे अगर हम आएंगे तो हमें रियल नंबर्स दिखाई देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो यूज, कोई यूज नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लिखूं A विच इज 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ऐसा कुछ भी रैंडम एक लिख दी मैंने, यहां पे ऑपरेशंस क्या यूज हो सकते हैं? A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब मैंने बताया है रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 0 1 0 0 1
0 1 1 ऐसा, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ठीक है, बढ़िया। और क्या यहां पे यूज हो सकता है? अगर मान लो कोई ऐसी मैट्रिक्स हुई जिसमें ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हुआ, मैंने इसकी रो और कॉलम बदल भी दी, तब भी आंसर सेम ही आ रहा है। जैसे ए इज इक्वल टू 1001, अगर तुम ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 1001, अगेन सेम। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर तुम रियल नंबर्स के साथ काम कर रहे हो तो यह आ जाएगा। अगर मान लो a इज इक्वल टू, सब कुछ सेम था, बस माइनस की दिक्कत आ रही थी, मतलब तुमने ऐसी एक एग्जांपल लिया, ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका तुमने ट्रांसपोज लिया, सब कुछ सेम था, बस माइनस कॉमन ले लो, पूरे नंबर्स में से माइनस कॉमन ले लो तो वहीं पहुंच जाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, बस। और अगर मान लो ए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, सुपर इंपॉर्टेंट, ए और ए ट्रांसपोज करने पे आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी वही 100 010 001, ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए तो हम इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है भाई साहब, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और एक और चीज, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स मतलब अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, गिवन ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। हाँ। अगर कभी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स मतलब जैसे 2 का इनवर्स 1/2, 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। बाय द वे 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी 100 010 001, ये देख 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी, 4 क्रॉस 4 की भी हो सकती है, 1000 0100 0010 0001। भाई सब सोचो, कोई बाहर बैठा हुआ सोचेगा कोई कोडिंग लैंग्वेज में कुछ पढ़ा रहा है, कुछ तो बनाना सिखा रहा है, बट समझ गए ना। ऐसे हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ये जो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारे पास इनवर्स बोलते हैं। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को मैच करना, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इनवर्स इक्वल होगा ए ट्रांसपोज के। भाई साहब 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, क्या बोल दिया ये मैंने, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी तो तब आता है ना जब हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स करो, तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 1/2 से करोगे। मैं पूछूं 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आ जाए, ऑब्वियस बात है 1/2, है ना। इसका मतलब है इसमें भी तो ये जो भी है ए का इनवर्स होना चाहिए, इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ये इनवर्स का काम करेगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स से ज्यादा हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जरूरत थी, क्योंकि हमें चेक करने होते हैं कि वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। बट फिलहाल के लिए हमें एक चीज बताने वाला था मैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बढ़िया। अब हम इधर आते हैं, अगर हम बात करेंगे एक चीज की जिसको बोलते हैं ये ए डैगर, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दे रखी है 0i-i0, ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, तो अपने पास बन जाएगा 0-i-i0, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट भी ले लूंगा तो अपने पास बन जाएगा 0i-i0, विच इज अगेन ए, जहां से स्टार्ट करा था, है ना। इसका मतलब हमारे पास एक बात समझ आई, एक तो हमारे पास जैसे यहां पे ट्रांसपोज होता है, यहां पे हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हाँ, सो इसका मतलब है अगर मैंने एक ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कर दिया और वही मैट्रिक्स वापस आ गई जैसे यहां पे हो रहा था, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बस यहां ए इक्वल टू ए डैगर है, तो इसको हम बोलते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका ही यूज करने वाले। आगे जाके हम तुम्हें जैसे जैसे थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, तुम्हें पता लगेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स ही यूज होती हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि जो अभी मैंने वो आइगन वैल्यू की बात बताई थी ना, ए को अगर मैं वी से मल्टीप्लाई करूं लैम्डा वी, हमें एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में ये लैम्डा रियल चाहिए होता है। ये लैम्डा वो चीज है जो हम मेजर करेंगे। हम मेजर तो रियल नंबर कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर मेजर नहीं कर सकते। आंसर में इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कुछ तो ऐसी मैट्रिसेस ढूंढनी होंगी जिसकी आइगन वैल्यूज रियल हो, और वो मैट्रिसेस हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं। जो मैंने बोला है वीडियो पोस्ट करो, अपनी भाषा में लिख लो। अगर कभी भी a इक्वल टू माइनस ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाए तो अपने पास स्क्यू हर्मिशियन, जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, अगर कभी a इंटू ए डैगर हो जाए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। वहां बोला था ऑर्थोगोनल, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, यहां पे इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की बात हो रही है। यूनिटरी मैट्रिक्स। और ऑब्वियसली अभी मैंने तुम्हें बताया था ए इंटू ए इनवर्स को आई बोलते हैं, इसका मतलब ए डैगर इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, ये अपने पास, दिस इज द कंप्लीट नॉलेज जो भी हमें चाहिए थी अबाउट दिस मैट्रिसेस। इसके अलावा हमारे पास देखते हैं क्या बच रहा है। एक इंफॉर्मेशन ये भी लिख लो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सारी की सारी मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसके लिए लिख लो गिवन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता होगा, और वो किसका करता है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है ये तुम्हारे लिए मैं वर्क दे रहा हूं, सिंपल गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, किसी एआई टूल का यूज करो सीखने के लिए, बट ये वाला काम खुद से करना है। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ये यूनिटरी ऑपरेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें? Why this is unit? What is the use of this unitary operation? इसका यूज हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, किसी भी वेक्टर पे लगाने वाले हैं इसे, तो लिख लो when। तो अगर हमें कभी भी ऐसा कोई ऑपरेशन देखना हुआ जिसमें सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े, दिस इज दी यूनिटरी ऑपरेशन का यूज करने वाले, यूनिटरी मैट्रिक्स का यूज करने वाले। एक ऐसी मैट्रिक्स उठाएंगे जिसकी आइगन वैल्यूज रियल हो। हर्मिशियन उठा लो, हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये कंडीशन होती है। ठीक है, एक मैट्रिक्स लो, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, ट्रांसपोज निकालो, इक्वल आ जाए। और अगर एक मैट्रिक्स लो जिसके a इंटू ए डैगर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, यूनिटरी मैट्रिक्स, उसका यूज तब आएगा, हमने सारी चीजें करके देखी हुई हैं। ऐसी मैट्रिक्स का यूज तब लेना है व्हेन एक्टिंग ऑन अ वेक्टर, मतलब अभी जो मैंने आइगन वैल्यू इक्वेशन दिखाई थी तुम्हें, इसमें अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स लूं जो कि यूनिटरी है, वो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, बट यहां पे डायरेक्शन को चेंज कर देगी। ठीक है, शायद -1 आ सकता है। -1 का मतलब अभी अभी बताया था, -1 को लिख सकते हैं e की पावर i पाई, 180 डिग्री से घूम जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये इस लेक्चर में इसको इंक्लूड करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा तो चलता है ना। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट। इसका मतलब अगर मैं कोई वो लिखना चाहता हूं किसी वेक्टर को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा। तुम कहोगे ये क्या लिख दिया, एक्चुअल में मैंने क्या लिखा है, इस साई का अल्फा बीटा के इक्वल होने का मतलब है कि जो भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं उसमें 0 में होने की प्रोबेबिलिटी यहां से मिलेगी और 1 में होने की प्रोबेबिलिटी इसका यूज करके मिलेगी। क्या ये प्रोबेबिलिटी ही है? पता नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, कि उसको डिफाइन थोड़ी किया है। बट मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूं। मैं अभी क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ न ले जाके मैथमेटिक्स को सम अप करने वाला हूं। मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा 10 प्लस बीटा 01। ठीक है, यहां पे देखो, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू 1 अल्फा विच इज यहां पे 0, यहां बीटा 1 आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करोगे दोबारा इस पे पहुंच जाओगे। ये रही नोटेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे पास आ गया ना, ये है वेक्टर हमारे पास। सो ओवरऑल हम ये समझ पाए कि कोई भी अगर हमें स्टेट लिखनी होगी, अल्फा
और बीटा जो प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं तो हम लिखेंगे अल्फा 10 प्लस बीटा 01। लेट अस से थोड़ी देर के लिए इसका नाम दे देते हैं अल्फा 0, ऐसा नाम दे दिया इसका, ठीक है, खुद से, प्लस बीटा और ये 1 ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। कैसे करें ऑर्थोगोनलिटी चेक? अगर मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई, अब मैंने ये तुम्हें सिखाया हुआ है, ठीक है, वैसे मैं तुम्हें होमवर्क भी दे सकता हूं, ये सारे कॉम्बिनेशन एक बार चेक करके देखना कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन एक बार चेक करके देखना आंसर क्या आ रहे हैं। ऑर्थोगोनैलिटी चेक करनी मैंने मैथमेटिक्स वाले में सिखाई थी, चलो एक बार करा ही देता हूं। ये अपने पास आ जाएगा, 0 को उल्टा करोगे तो बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 1। इसको इससे करोगे तो आंसर आ रहा 1। अरे 1 ही तो आएगा। इसको इससे फिर दोनों को प्लस, और 0 1 को करोगे तो अपने पास बनेगा 1 0। इसका करना है ट्रांसपोज, उल्टा का मतलब होता है ट्रांसपोज, और अगर इमेजिनरी नंबर आता तो फिर हम कॉन्जुगेट भी लेते हैं उसका, बट फिलहाल के लिए, और ये 0 1 आंसर आना चाहिए 0। इसको इससे 0 ही आ रहा है, और 1 को करना है तो 0 1 और यहाँ पे 1 0, फिर से आंसर 0 ही आ रहा है, और 1 को करना है तो बनेगा 0 1 0 1, ठीक है। याद रखना ये वेक्टर है और ये उसके ड्यूअल स्पेस में मिलता है, तो आंसर आएगा 1। 0 को 0 से, 1 को 1 से। इसका मतलब है ये कंडीशन होती है नॉर्मेलिटी की, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है वेक्टर के जो हमारे पास सेम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए, और किसी भी दो अलग अलग करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोगोनैलिटी को। और ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब मैंने बताया ही तुम्हें स्टार्टिंग में, ऑर्थोगोनैलिटी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो मेरे ख्याल से हम काफी ज्यादा डीप जा चुके हैं इस सेशन में, और ज्यादा डीप जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम मैथमेटिकली तो प्रिपेयर है, इतनी मैथमेटिक्स की जरूरत थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मोर देन सफिशिएंट कर लिया, और हमने मैट्रिसेस बहुत ज्यादा डीप पढ़ ली, इसके अलावा अभी हम कुछ नहीं करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट, और क्वांटम गेट्स, क्वांटम एल्गोरिदम्स, क्वांटम ऑपरेशंस और क्वांटम सर्किट्स, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आई होप कि तुम भी उतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं हूं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो बहुत सारी, और नोट्स बनाते रहना सुंदर से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।